सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी भाग, भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने बताया कि वे 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसमें आपको बताया थे पिछले क्लास में जैसे ही आज लिए थे उसमें हमने बताया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सब सही था, लेकिन अंतिम में एक मुद्दे पर मतभेद हुआ। और वह मतभेद क्या था? तो वह था दलितों के पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर। पृथक निर्वाचन का मतलब अमेरिका में मैकडोनाल्ड को यह समझाने में सक्षम हुए कि दलित मुस्लिम और सिख के जैसे एक अलग वर्ग है, लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा कि इसके कारण आप जानते हो कि पृथक निर्वाचन का एक घोषणा होने के बाद इसी को लेकर गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन छोड़ दिए और वे भारत वापस आए। लेकिन हमने यह भी बताया कि जब वे भारत वापस आए तो गांधी को पुनः जेल में डाल दिया गया और वही यमला का जेल जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, यही पुणे के जेल में महात्मा गांधी को बंद कर दिया। अब जो बाकी लोग थे वो डिसीजन लिए कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो हम लोगों ने देखा कि इसके लिए डिसीजन बाकी लोग किए कि सब भीमराव अंबेडकर वगैरह सब लोग मैकडोनाल्ड पर की बात छोड़ दी कि आप जो डिसीजन दीजिए बाद में ही दीजिए, हम लोग मानेंगे। और दिसंबर 21 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन खत्म हो। इसके बाद अब तो पूरे कंप्लीट चीज मैकडोनाल्ड पर ही था कि वो जो डिसीजन दे दे। गांधी जी जेल में ही बंद हैं, गांधी जी इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो एक मैकडोनाल्ड जी हैं, इन्होंने क्या किया? 16 अगस्त 1932 की बात, मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए आखिर वो पृथक निर्वाचन जिसको सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते हैं, इसकी घोषणा कर दी। सांप्रदायिक पंचायत का मतलब हो गया दलितों के लिए पृथक निर्वाचन। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सभी लोग इस विश्वास से छोड़ दिए कि इसमें मैकडोनाल्ड जो घोषणा कर, और मैकडोनाल्ड ने क्या किया? 16 अगस्त 1932 को अनाउंस कर दिया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन होगा। जो अगला विधान परिषद का विभिन्न प्रांतों में जो चुनाव हो उसमें 71 सीट 71 सीट दलितों के लिए रिजर्व किया गया। मतलब आपको समझाए थे कि ये सीट रिजर्व का मतलब, पृथक निर्वाचन का मतलब, इन 71 जगहों पर दलित की जनसंख्या ज्यादा है और वहां केवल दलित ही खड़ा होंगे। आज भी ऐसा है, आज भी कई आरक्षित होते हैं, रिजर्व होते हैं, जहां केवल दलित ही खड़ा होते हैं, रिजर्व आज भी होता है। लेकिन रिजर्व और पृथक निर्वाचन में अंतर है। आज भी जो सीट रिजर्व होते हैं तो उसमें दलित खड़ा होंगे, लेकिन वोट सभी लोग देते हैं, जिसको हम लोग रिजर्व कहते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था वो फूट डालो शासन करो का है, वो रिजर्व नहीं है, वो पृथक निर्वाचन है। दलित खड़ा होंगे और केवल दलित ही वोट देंगे, बाकी लोग वोट नहीं देंगे। तो गांधी जी को यही एक चिंता लग रही थी कि दलित खड़ा होंगे और दलित वोट देंगे तो बाकी जो इन क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनसे इनका तनाव बढ़ जाए। और गांधी का कहना था कि मैं इसके पक्ष, ये नहीं कि विरोधी हूं कि दलित क्यों खड़ा हो, मैं इसका पक्षधर हूं कि उनके लिए पृथक निर्वाचन ना हो, उनके लिए आरक्षित सीट हो जहां दलित खड़ा हो और सभी मिलकर वोट डालें। ये देखो दोनों सिस्टम में अंतर है, पृथक निर्वाचन और आरक्षित, ये दोनों में अंतर है। तो पृथक निर्वाचन का मतलब आपने समझा कि अंग्रेजों ने, मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को ये घोषणा कर दी कि केवल और केवल दलित ही खड़ा होंगे और केवल दलित ही वोट देंगे। और इसके कारण गांधी अब पुणे के जेल में ही जैसे ही वो सुने तो आमरण अनशन पर बैठ गए कि जब तक प्राण नहीं निकलेगा हम भूखे प्यासे रहेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे। जब वो सुने कि ये सिस्टम लागू हो रहा है तो ये इसके प्रबल विरोधी थे, इसी कारण तो वो इंग्लैंड से नहीं भागे थे। और पुणे के जेल में ही, पुणे जेल में ही इसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन। जब गांधी जी आमरण अनशन किए, एकदम मरणासन होने लगे, तो सभी लोग जो प्रमुख नेता थे वो लोग अंबेडकर जी पर प्रेशर बनाए कि क्या गांधी को मार ही दीजिएगा, अरे दोनों बैठ जाइए, क्या बात है, उनका भी सुन लीजिए, कुछ कंप्रोमाइज कर लीजिए। हिंदू महासभा की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय पर रखा गया और मदन मोहन मालवीय एक मीडिएटर हैं और उन्हीं के द्वारा पुणे जेल में ही गांधी और अंबेडकर के बीच में इसी मुद्दे पर, सांप्रदायिक पंचायत मुद्दे पर, पृथक निर्वाचन मुद्दे पर एक समझौता हो रहा है। समझौता को पैक्ट कहते हैं और इसी पैक्ट को हम लोग पुणे पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यह पुणे पैक्ट कब हो रहा है? 1932। तो अब आपको एक बात बिल्कुल समझना होगा कि पुणे पैक्ट कब है? तो ये सितंबर 1932 में है। और पुणे पैक्ट का मतलब क्या हुआ? पैक्ट मींस समझौता। पैक्ट मतलब क्या है? समझौता। कहां समझौता हो रहा है? पुणे में। किसके किसके बीच हो रहा है? गांधी और अंबेडकर के बीच। मीडिएटर इसके कौन है? तो हिंदू महासभा की ओर से मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय इसमें मीडिएटर है। और अब देखो इस समझौता में क्या है? गांधी जी कह रहे हैं कि मैं तो हरिजनों के, दलितों का सपोर्टर हूं, इसे आप अलग ना समझे, ये हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। ये जेल में ही समझौता हो रहा है, आमरण अनशन है, जेल में ही कंप्रोमाइज की बात हो रही है, पुणे जेल में है, इसलिए इसको पुणे पैक्ट करो। और गांधी जी यहां तक ऑफर दे दिए कि आपने लंदन जाके 71 सीट रिजर्व किया है, मैं 71 नहीं 148 सीट की बात करता हूं, दुगना से भी ज्यादा। और 148 सीट आप हरिजनों के लिए रिजर्व कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि उनकी उन्नति हो, लेकिन आप जो ये बांटने वाली बात है उसको हटा दीजिए। मतलब पृथक निर्वाचन नहीं करके ये आरक्षित सीट घोषित करवाइए कि ये 71 पे आप चुने हैं ना, मैं कहता हूं 148 सीट पर कंप्रोमाइज कीजिए। लेकिन इस 148 सीट पर हरिजन खड़ा होंगे, दलित खड़ा होंगे, लेकिन वोट सब लोग दें, वोट सभी लोग दें। अंबेडकर जी ने भी देखा कि मामला तो मेरे पक्ष का ही है, अरे हम तो 71 सीट रिजर्व करवाए थे, 71 जीते, और गांधी तो मुझे ऑफर दे रहे हैं दुगना से ज्यादा, रहा मामला वोट का तो वोट कोई दे दो, आखिर जितना तो हम खड़ा है तो हम ही को है। और इसी कारण से अंबेडकर भी तैयार हो गए कि तब कितना सीट दीजिएगा तब सही है, हम तैयार हैं। ये दलितों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं होगा, दलितों का आरक्षित सीट होगा जहां सभी लोग मिलकर वोट दें। और इसी कारण अब देखो पुणे के जेल में ये कंप्रोमाइज गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ और ये जो समझौता बना, जो पैक्ट बना, इस पर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय, चूंकि मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा की ओर से
और इसीलिए मदन मोहन मालवीय ने दस्तखत किया, अंबेडकर ने दस्तखत किया, गांधी तो जस्ट एक केवल उपवास किए थे एक बात मनवाने के लिए, इनका दस्तखत पुनः पैक्ट में नहीं। अब ये समझौता 32 सितंबर में हो। इधर अब ये जो समझौता हुआ तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद अब मैकडोनाल्ड तृतीय गोलमेज सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में सभी बात अब साफ साफ क्लियर था, क्योंकि यही मेन विवाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में था। इसलिए पहले से ही मैकडोनाल्ड ने कहा कि इसमें गांधी को बुलाने की आवश्यकता नहीं और बहुत लंबा भी इसको चलाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको मालूम होगा सिर्फ 20-25 दिन ही चला। 17 नवंबर से शुरू हुआ और 24 दिसंबर को यह समाप्त हो गया। यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन बहुत लंबा नहीं चला है और बहुत कम अवधि में चला। पहले से ही सभी चीज फिक्स था, इसीलिए इसमें भी कांग्रेस की ओर से किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कांग्रेस ने कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो सिर्फ एक, कैमा नंबर तो दूसरा नंबर गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ कांग्रेस ने भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन और पहले गोलमेज सम्मेलन ये दोनों में कांग्रेस की ओर से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय आपसे पूछा जाए बताओ भारत के वायसराय कौन था, तो आप बिल्कुल समझ पाए होंगे कि वायसराय चल रहा वो है वेलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी वायसराय कौन है तो वेलिंगटन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी वायसराय कौन है तो वेलिंगटन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन है तो आपको बताया था इरविन। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन है, मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश का राजा वहां कौन है तो जॉर्ज पंचम। तो ये सभी बात हम लोग पिछले क्लास में ही सुन चुके थे। और अब यहाँ तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो बात था, एक तो पृथक निर्वाचन का मुद्दा एक खत्म हो गया, दलितों के लिए 71 की जगह 148 सीट बने। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर विभाग की गांधी जी के साथ जो कंप्रोमाइज हुआ वे बात उन्होंने बताया और वही नियम था यहाँ पे बन गया। ये विदाउट गांधी तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी दिसंबर 32 तक कंप्लीट हो गया और 33-34 तक सभी नियम जितने होना था सब नियम बना करके और 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित कर दिया गया। आप जानते हो नियम लाना कब था 29 में, लेकिन चूंकि कई गतिरोध उत्पन्न होते रहे और इसी गतिरोध उत्पन्न होते रहने के कारण ये 29 का कानून 35 में जाकर के लागू। और 35 का अधिनियम आप सबको मालूम है, भारत के संविधान के जितने भी अधिनियम है उसमें सबसे बड़ा अधिनियम 35 का अधिनियम। चूंकि 35 का अधिनियम अम्बेडकर की ही तमाम बातों को लगभग लिया गया, इसीलिए हमारे संविधान में भी अगर ब्रिटिश काल के समय से कुछ अगर बात ली गई है तो सबसे ज्यादा बात 1935 के अधिनियम से ही लिया गया। तो 35 का शासन अधिनियम हम लोग का ये अंग्रेजों के द्वारा आ गया। अब यहाँ पे शासन सब चीज सही चल रहा था कि उसी बीच हम लोग जानते हैं 1938 की बात। 38 में पहली बात इंपॉर्टेंट एक चीज है, 1938 में पहली बार गुजरात में एक बैठक हो रही है और यह गुजरात की जगह है हरिपुरा। हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक है और इस बैठक में सभी लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं सुभाष चंद्र बोस से और हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हरिपुरा कहाँ है, गुजरात। हरिपुरा में कब अधिवेशन हुआ 38 और पहली बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष कब बने 1938। और सुभाष चंद्र बोस जब 38 में अध्यक्ष बने तो इनके भाषण का इतना जबरदस्त प्रभाव रहा कि सारे लोग सुभाष चंद्र बोस के दीवाने हो गए कि बहुत ही बढ़िया, ऐसा ही व्यक्ति हम लोग को चाहिए। और इसी कारण से अगले वर्ष 1939 में जब यही कांग्रेस का बैठक त्रिपुरी में हो रहा था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपुरी कहां स्थित है तो मध्य प्रदेश। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपुरी संकट। तो त्रिपुरी कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित। और जब त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो गांधी ने अपने तरफ से एक खास कैंडिडेट दिया जिसका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। अब देखो गांधी ने कहा कि हमारा कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया है, इन्हीं को सब मिल करके अध्यक्ष बना दीजिए। गांधी जी जल्दी किसी का पैरवी नहीं करते, लेकिन गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया का पैरवी किया, खुद स्वयं बोले कि पट्टाभी सीतारमैया को ही अध्यक्ष बना दीजिए। और कई लोगों के दिमाग में सुभाष चंद्र बोस नच रहे थे जो पिछले बार अध्यक्ष थे, तो ये दिमाग में कई लोग नच रहे थे। तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, पट्टाभी का तो उतना बढ़िया नाम नहीं है, हम लोग सुभाष चंद्र बोस को ही चुने तो बढ़िया है। और ऐसे प्रायः कंडीशन में यही होता था कि जिनको ज्यादातर लोग बोल दिए तो वो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं होते। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपना कैंडिडेट घोषित किया और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाने के लिए बाकी लोग यहाँ पर इच्छुक है, उनके भाषण से प्रभावित थे और गांधी भी बोले हैं, उसका कोई वैल्यू है भाई, गांधी जी पैरवी किए। और वहां जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए और सारे लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को ही बहुमत से फिर से अध्यक्ष घोषित कर दिया। और ये सुनना गांधी जी का पारा गर्म हो गया। और गांधी जी इसलिए पैरवी किए क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया गांधीवादी और ये गांधी के विचारों से ही मिलता जुलता इनका विचार। कांग्रेस वगैरह पर इन्होंने भी कई किताब लिखा जो काफी हिट रहे और लगातार गांधी के साथ रह रहे थे। तो गांधी को भी लगा कि चलो भाई हमारी विचारधारा को ही रखता है, बुक वगैरह भी लिखा है और इसी कारण इसको भी हम बना देते हैं क्योंकि हमारी बात को ही विचारधारा मिल रहे थे। और इसीलिए गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया की पैरवी की। लेकिन जब ये हार गए तो अब बताओ इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो। अब बिल्कुल कांग्रेस का इतिहास नहीं का लिखा हुआ किताब है पट्टाभी सीतारमैया। तो जब इनकी हार हो गई तो गांधी ने स्वयं माइक उठाकर कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार इसकी हार नहीं है, हमारी व्यक्तिगत हार है। एकदम गुस्सा, हमारी व्यक्तिगत हार है। और कांग्रेस ने मत समझो कि हम तुम में रहेंगे तभी मेरी पूछ है, हम तुमसे अलग हो जाएंगे तो इस देश के मुट्ठी भर बालू से हम कांग्रेस से भी बड़ा संस्था खड़ा कर सकते हैं। गांधी तो एकदम फायर, लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना फायर हो जाए। लेकिन गांधी ने देखा कि तो हमारी बेइज्जती है भाई, हम जिसको कैंडिडेट खड़ा किया वही नहीं जीता है, दूसरा को जिता दिया। तो एकदम धमकी देने लगे कि हम कांग्रेस से भी बड़ा संस्था एक मुट्ठी बालू से खड़ा कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे जीत तो गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन अब लोगों ने बीच बचाव किया कि ऐसा करिए आप अध्यक्ष मत बनिए। जीतने के बाद भी इनको अध्यक्ष नहीं बनाया, ये तो हार ही गए तो अध्यक्ष नहीं बनाया। और अब सब लोग कंप्रोमाइज करने के लिए कि अगर अध्यक्ष बनेंगे तो गांधी जी भाग जाएंगे, ये अध्यक्ष बना देंगे तो सुभाष चंद्र बोस भाग जाएंगे। तो अब लोग कंप्रोमाइज करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि त्रिपुरी में अध्यक्षता किसने किया, तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जबकि गांधी का कैंडिडेट ये है, जीता हुआ कैंडिडेट ये है, लेकिन अध्यक्ष भी कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और यह घटना से सुभाष चंद्र बोस काफी पीड़ा में है कि बताओ हम जीते थे और हमको नहीं बनाने दिया तो हम अब कांग्रेस में नहीं रहे। और इसी कारण से 1939 में ही इस घटना के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था का निर्माण किया। इनकी संस्था का नाम क्या हो गया? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो देखो 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस कहे कि अब हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे और कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दी। इनकी अलग अब संस्था बन गई सुभाष चंद्र बोस। आगे आजाद हिंद फौज तमाम बात सुभाष चंद्र बोस के बाद चले। अब यहाँ पे हम लोग जरा ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट स्टे ये तो त्रिपुरी संकट यहाँ चल ही रहा था कि उसी बीच 1939 से 45 एक बहुत बड़ी घटना घट गई जिस घटना का नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 हुआ। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप जानते हो इस समय वायसराय कौन है? लिनलिथगो। आपको जिस समय वायसराय पढ़ा रहे थे आपको बताए थे कि सबसे ज्यादा समय तक लिनलिथगो ही वायसराय रहा है 1936 से लेकर 44 तक। सबसे लंबे समय तक आपको पढ़ाए थे। सबसे लंबे समय तक वायसराय कौन रहा? तो नाम है लिनकिन, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक रहा। तो अब देखिए जरा लिनलिथगो यहाँ वायसराय। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भारतीय अब एकदम फौर में है कि जैसा प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग सहयोग कर दिए, हम लोग अब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन अब इसने क्या कर दिया? 17 अक्टूबर 1939 को, चूंकि सितंबर में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, 1 सितंबर को ही 1939 को हिटलर ने पोलैंड पे हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू कर दिया। और अक्टूबर 1939 को लिनलिथगो ने बिना भारतीयों से राय लिए भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। अब देखिए भारत को कह दिया कि भारत युद्धरत राष्ट्र है, भारत भी लड़ाई में शामिल है। इसके लिए न ही वो किसी कांग्रेस का कोई मीटिंग किया, न ही किसी का राय लिया। युद्धरत राष्ट्र का मतलब है कि भारत भी लड़ाई में शामिल है। और जिस समय लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रही है, उस समय कोई व्यक्ति अंदर आंदोलन नहीं कर सकता। देश संकट में है, बिना पूछे अपनी इच्छा से केवल ब्रिटिश प्रधानमंत्री की राय से बस युद्धरत राष्ट्र घोषित कर। अब युद्धरत राष्ट्र घोषित होने का मतलब है कि भारतीय नागरिकों को पकड़ा जाएगा, पकड़ करके उसको लड़ाई मैदान में भेज दिया जाएगा। क्यों? भारत युद्धरत राष्ट्र है, वेतन सभी का कम मिलने लगेगा। युद्धरत राष्ट्र को युद्ध के समय जो कड़ाई का प्रावधान है वो कड़ाई से लागू किया जाएगा। युद्ध के समय कोई अंदर जुलूस कर सकता, ना प्रदर्शन कर सकता, ना किसी तरह का आंदोलन कर सकता, क्योंकि इस समय बॉर्डर पर जो है सेना चाहिए। तो अंदर में हंगामा करोगे तो हमको सेना यहाँ लाना पड़ेगा, बॉर्डर मेरा कमजोर होगा, सीधा जेल डाल दिया जाएगा। और इसी कारण लिनलिथगो ने युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। तो उससे लिनलिथगो को तो फायदा, लेकिन अब फायदा क्या है? कोई भारतीयों से राय नहीं लेना है, युद्धरत राष्ट्र है। भारतीय कहे कि हम सहयोग नहीं करें, उसने कहा सहयोग करो। कहीं से भी लड़कों को नवीकों को पकड़ रहे हैं, बस स्टैंड है, ट्रेन वाला स्टेशन है, कहीं से भी पकड़ के ट्रेनिंग देके युद्ध मैदान भेज। माता पिता 2 दिन बेटा को खोजे नहीं आया, थाना में कंप्लेन लिखाने गए, मेरा बेटा 2 दिन से लापता है, अच्छा नाम बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, वो दूसरे जगह देश में लड़ने गया। बताओ किससे पूछ के ले गया भाई? तो खुद ले गया। युद्धरत राष्ट्र, युद्ध के समय नियम थोड़ा अलग होते हैं। अब ये सब कर करके एक भारी टेंशन भारतीयों को देना शुरू कर। अब बताओ यहाँ पे भारतीय तो गुस्सा होंगे, स्वाभाविक बात है, क्यों नहीं गुस्सा हो? और इसी को एक मौका लिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को लगा है कि यही मौका है, हम लोग अपना पाकिस्तान की भी मांग कर ही लेते हैं। और इसीलिए ये 17 अक्टूबर 1939 को इन्होंने युद्धरत राष्ट्र घोषित किया। और उनका 23 मार्च 1940 भगत सिंह की फांसी वाला डेट है, लेकिन यहाँ 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन है और यह लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का है। और मुस्लिम लीग के इस लाहौर अधिवेशन में पहली बार एक नए शब्द आए हैं, पाकिस्तान। इस पाकिस्तान की मांग की गई कि हमें मुस्लिमों को एक अलग देश दिया जाए जिस देश का नाम पाकिस्तान होगा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ पाकिस्तान नाम किसने दिया? तो पाकिस्तान नाम किसने दिया? कई बच्चे बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, रहमत अली, बिल्कुल सही आंसर। रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट, और इस रहमत अली ने एक दिमाग लगाया कि आखिर मुस्लिमों का कौन सा क्षेत्र होना चाहिए, और उसने ये पाकिस्तान नाम दिया। रहमत अली ने कहा कि देखिए हमें पी से पंजाब, पूरा पंजाब दे दीजिए, इससे के से कश्मीर दे दीजिए, और इससे सिंध दे दीजिए, पूरा इस सिंध क्षेत्र है, और टी इनसे बलूचिस्तान दे दीजिए। इतना क्षेत्र आप दे देंगे, पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, तो हम मुस्लिम वहां अलग रहेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान का मतलब एक स्टेट का डिमांड है, पंजाब, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान। हम लोगों ने आधा पंजाब दिया, आधा पंजाब को रख लिया, कश्मीर हम लोग नहीं दिए, और सिंध और बलूचिस्तान दे दिए। तो अब लोग कहे कि भाई पंजाब और कश्मीर नहीं दे रहे हो, तो इसके बदले में हम लोग इस एरिया के बदले में एक बांग्लादेश वाला एरिया दिए थे, दोनों पाकिस्तान का ही पार्ट। बांग्लादेश हम लोग बाद में दी। तो अब आपको ये लाइन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान का नाम किसने दिया? रहमत अली। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, पाकिस्तान की जो मांग है इसका प्रस्ताव कौन बनाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का जो मांग है, ये मांग का प्रस्ताव किसने बनाया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रारूप किसने बनाया? बहुत बढ़िया। देखिए अली जिन्ना कई लोग कर रहे हैं, इकबाल भी कई लोग कर रहे हैं। तो ये प्रारूप कर सकते हो, प्रस्ताव नहीं। प्रारूप किसने बनाया? ड्राफ्ट किसने किया? कैसे कैसे हमको किस एरिया को चाहिए, ये ड्राफ्ट करने वाले कौन थे? बिल्कुल देखिए हयात खान के बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। प्रारूप तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हयात खान। तो कई बार बच्चे को एक प्रारूप ड्राफ्टिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रारूप बनाने वाले हयात खान थे। फिर पूछेगा कि इसको प्रस्तुत किसने किया? पाकिस्तान के मांग को प्रस्तुत किसने किया? ये लोग मुस्लिम लीग के नेता है, तो प्रस्तुत किसने किया? तो ये प्रस्तुत में हो जाएगा फजलुल हक। प्रस्तुत किसने किया? तो फजलुल हक ने इसको प्रस्तुत किया। और ये जो लाहौर अधिवेशन हो रहा है इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो ये अध्यक्षता जो है, ये अध्यक्षता किसने किया? तो अध्यक्ष है अली जिन्ना। देखो पाकिस्तान से 4 क्वेश्चन नहीं बनता है। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो आपको समझ लेना है कि वो समझ गए सर पाकिस्तान की मांग कब की गई। तो ये लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का है और 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की। क्वेश्चन आएगा पाकिस्तान नाम किसने दिया? रहमत अली। जो पाकिस्तान की मांग की गई उसका प्रारूप किसने बनाया? तो हयात खान। इसको प्रस्तुत किसने किया? फजलुल हक ने। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो अली जिन्ना ने। और ये पूरा आपको दिमाग में सेट रखना है। और यहाँ दूसरी ओर लिनलिथगो जब युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया,
तो हम लोग अब तैयार हो गए कि भाई हम तो इधर राष्ट्र नहीं है, तुम जबरदस्ती घोषित किया है तो हम तुमको सपोर्ट नहीं करें। इसमें कांग्रेस नहीं है, मुस्लिम लीग अलग संस्था है, कांग्रेस अलग संस्था है, और इन दोनों के बीच 40 के बाद इसी चीज की लड़ाई है कि मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। अली जिन्ना कहेंगे कि मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेटिव हमारा मुस्लिम लीग है, और कांग्रेस भी इसलिए 40 के बाद 5 साल तक मुस्लिम को ही अध्यक्ष बना के छोड़ दिया अब्दुल कलाम आजाद। तो जान के मुस्लिम को ही अध्यक्ष बना दिया कि अगर मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव तुम हो तो अब्दुल कलाम कोई हिंदू है, ये भी मुस्लिम है, हमारे पास भी मुस्लिम है, हमारा अध्यक्ष भी मुस्लिम है, और इसलिए मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन केवल तुम नहीं करते हो, हम भी करते हैं, मेरा हिंदू मुस्लिम दोनों का रिप्रेजेंटेशन। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो बस अब्दुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक। कारण क्योंकि यहाँ मुस्लिम के लीडर कौन है, पार्टी कौन है, इसके लिए दोनों ही एक टक्कर दे रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, अब लिंगलिथु को क्या किया ठगने के लिए कि सब लोग को हम मिला लें, इसने अगस्त प्रस्ताव लाया। लिंगलिथु ने एक अगस्त प्रस्ताव लाया, और अगस्त प्रस्ताव इसीलिए लाया ताकि भारतीयों को हम मिला लें। 8 अगस्त 1940, ये 1940 की बात। लिंगलिथु ने कहा कि देखो हम कुछ तुम्हें प्रस्ताव देते हैं, तुम लोग हमारा सपोर्ट करो। पहला, युद्ध के लिए भारतीयों का एक सलाहकार परिषद हो, हर जगह एक सलाहकार परिषद होगा जिसमें भारतीय सलाह दीजिए हम लोग कैसे करें, तुम्हारा सहयोग लें। हम अपना जो कार्यकारिणी परिषद है, इस कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करेंगे जिसमें भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाए। इसके बाद पहली बार इसने कहा कि हम तुमको संविधान बनाने का छूट देंगे, संविधान सभा का निर्माण करवाएंगे, लेकिन कब? अगर तुम अभी सपोर्ट करोगे तो इसमें शर्त है युद्ध समाप्ति के बाद। युद्ध समाप्ति के बाद लड़ाई खत्म होगा तो हम तुमसे अपना निश्चित रूप से संविधान बनवाएंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इन सभी कंडीशनों को लाया गया, लेकिन भारतीय एकदम तैयार नहीं। अंग्रेजों ने लेकिन एकदम हड़का दिया कि सुन लो लड़ाई चल रहा, इस समय आंदोलन को सोचना भी नहीं करो, क्योंकि लड़ाई के समय सहयोग नहीं कर सकते हो तो आंतरिक विरोध भी तुमको नहीं करना। तो गांधी जी ने अगर सब लोग डिसीजन लिए कि भाई इतना मना कर रहा है लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं, हम विरोध करेंगे नहीं करेंगे, और इसलिए अगस्त में उसने प्रस्ताव लाया, सितंबर एक महीना इंतजार किए, और बस अक्टूबर में 17 अक्टूबर 1940 को सभी लोगों ने मिलकर एक लाया व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, अब देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है। इन लोगों ने कहा कि ठीक है हमको यही ना कि बड़ा बड़ा कोई विरोध नहीं करना है, हम एक व्यक्ति तैयार करें और वो चौराहे पर जाकर माइक लेकर अंग्रेज का फर पर शिकायत करें, तो उससे अंग्रेज उसको पकड़ेगा, जेल में डाल दे, चिंता की कोई बात नहीं। अगले दिन दूसरा व्यक्ति जाए, फिर उसको भी बोलना है, फिर भी जेल जाए, फिर अगले दिन तीसरा को भेजेंगे। कितना जेल में तुम्हारा कैपेसिटी है, हम लोग डेली तैयार रहने जेल जाने के, डेली एक आदमी जेल जाएंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह भीड़ नहीं लगाए, लेकिन तुमको हम अगर 1 साल तक ऐसा करेंगे तो 365 आदमी डेली हम लोग अपना भेजेंगे और डेली जाएंगे। अब हुआ अंग्रेज को तो बिल्कुल ही नयापन लगा कि कौन डिजाइन लोग सोच लिया है, हम एकदम हड़काए हुए कैसे नहीं करो वैसे नहीं करो, तो इन लोग कह रहा है कि हम एकदम अलग से चले। और सबसे पहला मामला था कि पहला किनको भेजा जाए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो इसके लिए विनोबा भावे को चुना गया, और विनोबा भावे ये प्रथम सत्याग्रही रहे जो माइक लेके पहली बार अंग्रेजों का शिकायत किए और तैयार हुए कि जेल ले चलो, और जेल जब जेल चले गए तो फिर दूसरे की बारी है, आपसे दूसरा तीसरा सत्याग्रही तक पूछ सकता है। तो बताओ जल्दी, पहला सत्याग्रही कभी भी पूछेगा विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही कौन थे, बिल्कुल सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही हैं, और फिर दिल्ली जेल चले। बताओ तीसरे सत्याग्रही कौन है। वेरी गुड, देखिए बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तीसरे सत्याग्रही का नाम है ब्रह्मदत्त। तो आपको 3 सत्याग्रही तक कभी कभी पूछता है, तो ये अभी ऑपरेशन जीरो आवर वगैरह नहीं, वो तो भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा, पर 9 अगस्त को जीरो आवर शुरू हो। अभी सब कुछ नहीं, सब छोड़ दीजिए, अभी व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें। इसमें व्यक्ति माइक लेके जाएगा और अंग्रेजों के खिलाफ अनाप शनाप बोलेगा, अंग्रेज पकड़ के उसको जेल में डाल। और चौथे नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम महिला है जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाली महिला कौन है, तो सरोजिनी नायडू महिला है। तो प्रथम महिला भी पूछे तो सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला कुछ नहीं बोले तो विनोबा भावे हो। और इसी तरीके से भारतीयों ने कहा कि सब राज्य सब लोग भाषण देना शुरू करो, टोटल जेल को हाउसफुल कर देंगे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जब रंग लाने लगा तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इस समय प्रधानमंत्री बन चुके हैं चर्चिल, और चर्चिल को खबर जा रहा है कि भारतीय तो एकदम सहयोग ही नहीं कर रहे। तो बिहार में सब क्या की बात है, यहाँ भी पूछा जाएगा बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन। तो अब इसमें देखिए चर्चिल को जब खबर गया कि भारतीय को एकदम सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो क्या किया। तो चर्चिल क्या किया, मार्च 1942 में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा, जिस रिप्रेजेंटेटिव का नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स, और इसने एक मिशन लेके आया, इसी को हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम से जाना है। बहुत बढ़िया से समझना, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। भारतीयों के सहयोग लेने के लिए प्रधानमंत्री चर्चिल ने अपने स्टेफोर्ड क्रिप्स को एक मिशन के साथ भेजा, जिसको क्रिप्स मिशन का। और क्रिप्स मिशन जब इंडिया आया तो पहले ही बोला कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा पिटारा लाया हूं, जब मैं पिटारा को सुनाऊंगा तो तुम सारे लोग दंग हो जाओगे कि इतना बड़ा चीज आप लेके कैसे आए। सभी नेता लोग सब नेता को बैठाए, इसका उद्देश्य था कि सबको तैयार कर लेंगे कि द्वितीय विश्व में हम सहयोग करें। और पहले से ही एकदम अनाउंस डुडुगिया बजाए हुए हैं, बिल्कुल अकेले आया, एकदम एक चिट्ठी लेके आया है, चर्चिल का सिग्नेचर है, वो कागज लेके अकेले आया है कि ऐसा कागज तुमको दिखाने जा रहे हैं कि तुम लोग उछल पड़ोगे और कहोगे हम अंग्रेजों के साथ। ये कागज हम नहीं लाए हैं, ये चर्चिल का सिग्नेचर है, उनका खबर लेके हम आए हैं, ये नाम क्रिप्स मिशन। सब लोग बैठे हैं, भाई कौन बड़ा पिटारा है, क्या इसमें लिखा हुआ है। तो जब ये कागज निकाल के पढ़े तो वो कागज में लिखा हुआ है कि हम भारतीयों को उसका स्वशासन देंगे, भारत को आजाद कर देंगे, और उस पर चर्चिल का सिग्नेचर है। और यही चीज को क्रिप्स कह रहा है कि सुन लो, मैं नहीं चर्चिल कह रहा है कि भारत को आजाद करेंगे, तुम लोग स्वतंत्र हो जाओगे, परंतु इसमें परंतु लिखा हुआ है यदि भारतीय अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, हम लोग का साथ देगा, जम के सपोर्ट करेगा, तो युद्ध समाप्ति के बाद इन्हें आजाद कर दिया जाए। अभी 1939 से लड़ाई शुरू था, 42 में तो एकदम पीक पे लड़ाई थी, और जिस समय पीक पे लड़ाई है उस समय चिट्ठी लेके आ रहा है कि सपोर्ट करो, लड़ाई खत्म होने के बाद तुम्हें आजाद कर देंगे। गांधी जी मुस्कुराए कि यह पोस्ट डेटेड चेक लेके आया है, कंगाल बैंक का चेक।
यही है उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक किसी को कहा। ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम गांव में किसी गरीब आदमी को बुलाओ और कहो कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, महा खुशखबरी है, तुम बहुत अमीर बन जाओगे और आ जाओ सर, पूरे गांव के गरीबों को बैठाए और तुमने अनाउंस किया कि हमने निर्णय लिया है कि मैं आप सभी को 10 लाख रुपया दूंगा, 10 लाख रुपया देंगे, गरीबी हटा देंगे, लेकिन कब? आज से हमारी सेवा आपको शुरू करें और जब हम मर जाएंगे तो आपको 10 लाख ट्रांसफर किया जाएगा। कितना नौकर मिलेगा? जो गरीब लोग सुनेगा अभी तो शुरू में देखेगा 10 लाख देंगे, कुछ फॉर्म में भी आए, लेकिन कहेगा कि जब मर जाएंगे तब रुपया आएगा, कहेगा भागो कंगाल बैंक के चेक दे रहा है। वही कंगाल बैंक का चेक घोषित हो गया क्रिप्स मिशन। यही क्रिप्स मिशन है। सारे भारतीयों ने इसका मजाक उड़ाया कि क्या यार तुम कुछ डेटेड चेक लेके आए हो, हम तुमको साथ दे और लड़ाई खत्म होगी तब तुम ऐसा करोगे, जाओ जब चिट्ठी तुम चर्चिल को ही दे दो कि आप ही रख लीजिए, हम लोग कोई चिट्ठी नहीं चाहे। अब जरा ध्यान दीजिए, यही क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया तो अब भारतीय फॉर्म में है कि हम लोग को कितना भी मना करे कि बड़ा आंदोलन नहीं करना है, लेकिन अब हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और कांग्रेस के सारे लोग मिलकर के अब एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में है जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या है, तो उसका तात्कालिक कारण है क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन असफल हो गया और इसी कारण से भारतीय नेता लाख विरोध अंग्रेज कर रहा है, लेकिन तैयार है कि अब भाई रहो नहीं, भारत छोड़ो। और पूरे भारत छोड़ो आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता तक कब हम लोग चले, कब भारत आजाद हो जाए, कब हम लोग झंडा आजादी का फहरा देंगे, एक जश्न हो जाएगा हम लोग का, और उसके बाद तब हम लोग फिर नेक्स्ट फेज पे चलेंगे, मॉडल फिर 4-5 क्लास और लेके चलेंगे, मॉडल आपका जबरदस्त हो जाएगा और उसके बाद तब हम लोग क्वेश्चन अभ्यास कर लेंगे। क्वेश्चन जहां अभ्यास किए वो एकदम फिट की सर एकदम सही हो जाए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत शानदार बढ़िया से सीखे होंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।